गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे कि फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, जिसको आसान भाषा में हम बोलते हैं प्रियम्बल, जो आप सब लगभग जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रियम्बल से कितने क्वेश्चन आते हैं, प्रियम्बल क्या है, क्या प्रियम्बल की आवश्यकता क्या थी, इन सब चीज़ों पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रियम्बल है, ये इसको हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कहाँ से लिया गया, कैसे आइडिया आया? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उन्होंने पहली बार प्रियम्बल को अपने संविधान में जगह दी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि किसी के पास हो सकता है इतना टाइम ना हो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का, तो पहला पेज देखकर ये आइडिया लगाया जा सकता है कि ये इस बुक के अंदर या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस तरफ झुका हुआ है, या इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो प्रियम्बल का एक सिंपल से एक तरीका है कि ये सिर्फ ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक है वो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरफ झुका हुआ है, उसमें किस किस तरह की चीज़ें हैं। तो अब प्रियम्बल किसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे वो सब ज़्यादातर फ्रीडम फाइटर्स थे। तो वो अंग्रेजों से जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे कि हमें अपना संविधान बनाना है, हम अपने सेल्फ रूल की बात करेंगे, हम ही होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट भी जब बना रहे हो तो हमारा भी योगदान होना चाहिए। तो उनकी जो फिलॉसफी थी, जो आइडिया थे, वो उन्होंने एक प्रियम्बल के फॉर्म में रख दिए गए। लेकिन स्टार्टिंग में दिक्कतें ये हुई कि इसमें क्या क्या चीज़ रखें। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये तो मान लिया कि हमारा प्रियम्बल होगा, उसको अडॉप्ट भी कर लिया 22 जनवरी 1947 को, लेकिन इसको सबसे आखिरी में कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा क्योंकि कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा था कि कैसे चले कैसे नहीं करें। तो हम इसको प्रियम्बल को पूरा पढ़ेंगे। इस प्रियम्बल में क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले प्रियम्बल में हमने टॉपिक्स देखे हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ प्रियम्बल पढ़ेंगे हम, दूसरा इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रियम्बल, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल की आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल कुछ नहीं है, ये ओपनिंग पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्या है, ओपनिंग पेज। अगर हमने कोई भी बुक खोलते हैं तो सबसे पहले एक आइडिया से लग जाता है ये बुक किस चीज की है। तो ऐसे ही प्रियम्बल क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओपनिंग पेज है। उसमें क्या है, ओपनिंग दैट डिक्लेयर्स द फिलॉसफी ऑफ गवर्नेंस टेंडिंग टूवर्ड्स साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। मतलब हम आगे जाके ये प्रियम्बल क्या है कि जैसे जैसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लेंगे वो इसलिए लेंगे ताकि दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में या दो इंस्टीट्यूशंस में लड़ाई ना हो। इसीलिए क्या होता है कि प्रियम्बल में साफ साफ बता रखा है स्टार्टिंग में ही कि हर चीज अलग अलग है ताकि गवर्नेंस इजीली हो जाए और जो एक्शन ले पाए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो, वो आसानी से हो पाए। दूसरा क्या है, ये जो प्रियम्बल लिया है हमने, इससे ये किस चीज से इंस्पायर्ड हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, उसको बेस बनाया गया और उस बेस को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो रखने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने प्रियम्बल को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया। मतलब वोटिंग करके ये अडॉप्ट कर लिया, अभी जोड़ा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये अडॉप्ट कर लिया। क्वेश्चन यहां से बहुत आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसका था, जवाहरलाल नेहरू जी का। अडॉप्ट की कौन सी डेट थी, ये थी। दूसरा क्या है कि प्रियम्बल जो है वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वो जैसी सोच रखते थे कि हमारा देश आगे जाके ऐसा होगा, वो सब चीज़ें उन्होंने यहाँ प्रियम्बल में दिखा दी। तो मैं ये कह सकता हूँ दे रिफ्लेक्ट द आइडियाज, दे रिफ्लेक्ट द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ठीक है, तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ द प्रियम्बल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडल्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड साइंटिफिक टेम्पर। ये वर्ड है साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर ऑफ सोसाइटी का मतलब है कि जैसे जैसे लॉ अपग्रेड होंगे, जैसे जैसे सोसाइटी अपग्रेड होगी,
टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, ऐसे ऐसे हम भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपग्रेडेशन करते रहेंगे, सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम भी कॉन्स्टिट्यूशन को अपग्रेड करते रहेंगे जैसे जैसे इंसान चाहेंगे या भारत के नागरिक चाहेंगे। उसके साथ साथ इट इज द डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स एटीट्यूडनल कंपोजिशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये मैंने बोला कि दे रिफ्लेक्ट द आइडियाज, दे रिफ्लेक्ट द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स। तो वो जैसा देश चाहते थे आगे, ऐसा ही उन्होंने इस प्रेम्बल में रखा। अब हम पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेम्बल, जो दूसरा टॉपिक है। पहले इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, अब पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेम्बल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेम्बल को हमने तीन तरह से इंटरप्रेट किया कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है प्रेम्बल की, बेसिस ऑफ गवर्नेंस क्या होते हैं, और ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट क्या होते हैं। मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेम्बल को तीन भागों में डिवाइड कर दिया। तो प्रेम्बल की सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स कहां से प्रेम्बल की, ठीक है। तो इसमें मेन चीज है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो जनता के द्वारा है। प्रेम्बल स्टार्ट ही ऐसे होता है, वी दी पीपल ऑफ इंडिया ऐसे करके। तो ये जनता के सब कुछ जो सोर्स है वो सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन आता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑप्शन लगाना आपको। तो ये क्या है, रेफर्स टू फैक्ट दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉवरेनिटी पावर एंड नो अथॉरिटी कैन चैलेंज द पब्लिक सॉवरेनिटी। इसका मतलब ये हो गया कि भारत की जनता बिल्कुल संप्रभु है, उनके ऊपर किसी और का दबाव नहीं है और वो फ्री है अपने डिसीजन लेने के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए। दूसरा, देयर इज ऑब्जर्वेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक सॉवरेनिटी। प्रियम्बल से ये पता चलता है कि भारत ने एक डॉक्ट्रिन अपना रखा है, क्या है, पब्लिक सॉवरेनिटी। ये इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा क्या है, पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको आप चुन के भेजते हो, वोट करते हो, जैसे एमएलए हो गया, एमपी हो गया, ये लोग। तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैव बीन एम्पावर्ड टू मेक लॉ इन ऑर्डर टू कंट्रोल पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज पे कंट्रोल करने के लिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके हर चीज का और उस पब्लिक की हिसाब से काम कर सके, और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारतीय जनता के लिए सही रूप से सही ढंग से काम हो सके। अब हम देखते हैं बेसिस ऑफ गवर्नेंस। तो अब तक हमने देखा सोर्स ऑफ अथॉरिटी, अब देखते हैं बेसिस ऑफ गवर्नेंस। बेसिस ऑफ गवर्नेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल में, यही इससे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेंस के भी, प्री के भी, सबसे ज्यादा इसमें ही आते हैं। तो बेसिस ऑफ गवर्नेंस में हमें ये बता रखा है कि आगे जाके जो हम गवर्नेंस करेंगे, जो भी अथॉरिटी चलाएगी या कोई भी डिपार्टमेंट चलेगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन चलेगा, उसका आधार बना दिया है। तो सबसे पहले आता है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंट्री है उसके ऊपर बाहरी दबाव नहीं है अपने डिसीजन लेने का। मतलब वो अपने डिसीजन अपने आप ले सकते हैं, किसी के दबाव में नहीं ले सकते। जैसे पहले हम डिसीजन लेते थे बिफोर द इंडिपेंडेंस अंग्रेजों के दबाव में। तो जैसे डोमिनेंट स्टेटस की बात करते हैं, डोमिनेंट स्टेटस क्या कहता है कि आप इंटरनल मैटर भारतीय संभालेंगे, लेकिन दो डिपार्टमेंट, दो फॉरेन और डिफेंस, ये अंग्रेज देखेंगे। तो ऐसी स्थिति बोलते हैं डोमिनेंट स्टेटस। तो हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए था, इसीलिए हमने दुनिया को ये दिखाया कि इंडिया इज सॉवरेन कंट्री। तो हमने ये बताया कि अब हमारे ऊपर हम कोई भी एग्रीमेंट कर सकते हैं किसी कंट्री के साथ भी, हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, वो हम अपनी सूझबूझ के साथ लेंगे, हम किसी इंटरनेशनल प्रेशर से काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है गवर्नेंस का है वो है सॉवरेन। इसका है इट एंश्योर फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसीज, कि भारत की अपनी ही फॉरेन पॉलिसीज और डिफेंस पॉलिसीज है। दूसरा, ये जो सॉवरेनिटी है, जैसे भारत के लोग चाहेंगे वैसी स्थिति चेंज होगी, जहां हम भारत के लोग चाहेंगे उसके साथ एग्रीमेंट होगा, वैसे ही डिफेंस काम करेगी। दूसरा, एंश्योर्ड बाय आर्टिकल 51, ये जो चीज पता चलती है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 51 है, उससे पता चलता है कि हमारी कंट्री सॉवरेन है। दूसरा आता है वर्ड सोशलिज्म। ये सोशलिज्म एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ये बाद में परिस्थिति ऐसी बनी कि इनइक्वालिटी क्रिएट होती चली गई थी, तो हमें सोशलिज्म क्रिएट करना पड़ा। तो सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी। क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी इन द सोशल सिस्टम। जो सोशल सिस्टम में जो इनइक्वालिटी बढ़ती, जो ब्रिज ऑफ रिच एंड पुअर बढ़ता जा रहा था, उसको कम करना है, ठीक है, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये कहां से पता चलता है, ये हमारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से इस चीज के बारे में पता चलता है। दूसरा, ये जो हमने ऐड किया है ये हमने बाद में ऐड किया है।
42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, और यहाँ जो कमेटी आएगी डॉक्टर स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर इस पर काम किया है। तो हमारा सोशलिज्म भी क्लियर हो गया। अगला आता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो पहली चीज देखिए कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है भारत का कोई भी धर्म नहीं है। ये नहीं मतलब होता कि भारत सभी धर्मों को एक निगाहों से देखता है, ये नहीं है सेकुलरिज्म का मतलब। सेकुलरिज्म का मतलब है भारत का कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे। दूसरा सेकुलरिज्म क्या है, ये बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्वधर्म संभव, कि हाँ यहाँ इस देश के अंदर सब धर्म संपन्न है, लेकिन भारत का कोई भी एक धर्म नहीं है। ऐसे नहीं कह सकते इंडिया इज अ हिंदू स्टेट, ये भी नहीं कह सकते इंडिया इज अ मुस्लिम स्टेट, ऐसा कुछ नहीं कहते। इंडिया न्यूट्रल रोल निभाता है इन सब चीजों में, ठीक है। दूसरा आता है नो रोल ऑफ स्टेट इन रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26 बोलता है। एब्सेंस ऑफ स्टेट टैक्सेशन ऑन द नेम ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 27। प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशनल कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 एंड 30। ये सब पता चलता है कि फंडामेंटल राइट से कि हमारा देश या कॉन्स्टिट्यूशन वो सेकुलरिज्म की बात करता है, लेकिन ये वर्ड भी एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट नहीं था, इसको भी बाद में जोड़ा डॉक्टर स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर, उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर, और एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास करा जिसका है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इस तरह से सेकुलरिज्म पूरा क्रिएट हो गया। अब हम करते हैं बेसिस ऑफ गवर्नेंस का फोर्थ पॉइंट, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेसी होता है जब आप जो स्टेट होगा या कोई भी सरकार होगी उसमें ग्रास रूट लेवल के लोगों का फुल योगदान होगा, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करेगा। डेमोक्रेसी मतलब कि जनता के द्वारा ही चुने गए होंगे वो सब। अब ये बात है कि अगर भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है, टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो इस तरह से दो तरह की डेमोक्रेसी अपना रखी है सरकार ने। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टाइप, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो एग्जांपल है वो आर्टिकल 243A ग्राम सभा बोलता है, जब आप प्रधान के चुनाव में हिस्सा लेते हो, ठीक है। तो ग्राम सभा में क्या है, प्रधान के साथ तो वहां के लोगों का भी एडमिनिस्ट्रेशन में योगदान है। तो डेमोक्रेसी क्या है, तो इट रेफर्स टू कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, कि ज्यादा से ज्यादा जो भारतीय हैं, ज्यादा से ज्यादा जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो जिस तरफ चाहते हैं, जिस तरफ वो चाहते हैं कि ये पॉलिसी बने या ये इंसान वहां बैठे, तो वहां मेजॉरिटी काम करती है। दूसरा होता है ये जो प्रमोट करते हैं, ये मींस ऑफ रिप्रेजेंटेशन प्रमोट करते हैं, जिसे कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये एंश्योर कहां से होता है, ये पता चलता है कि हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, आर्टिकल 243A ग्राम सभा, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया इसका डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, लेकिन वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन था ऑप्शन, ठीक है। अगला आता है रिपब्लिकन। रिपब्लिकन क्या होता है, हर स्टेट रिपब्लिक, रिपब्लिक कब कह सकते हैं, जब वहां का हेड ऑफ द स्टेट किसके द्वारा चुना जाता हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। अब रिपब्लिक क्या होता है, पहले जमाने में राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो हेरिडिटरी रूलर्स होते थे। हेरिडिटरी रूलर्स को खत्म कर दिया, जिस स्टेट ने हेरिडिटरी रूलर्स को खत्म कर दिया वो रिपब्लिक हो गया, ठीक है। तो इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट। इससे कैसे पता चलता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है उसके होते हैं भारत में चुनाव, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 54 एंड 55 बताएगा इस चीज को। इस चीज से इंश्योर होता है आर्टिकल 54-55 से कि भारत एक रिपब्लिक स्टेट है। आई होप आपको ये चीज बेसिक ऑफ गवर्नेंस समझ में आएगी। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। अब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। पहले हमने सोर्स ऑफ अथॉरिटी कर लिया, बेसिस ऑफ गवर्नेंस कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। ऑब्जेक्टिव स्टेट क्या है कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसका हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, और ये सोचने वाली बात है कि भारतीय संविधान ने अपने ऑब्जेक्टिव भी कहीं ना कहीं से बोरोड गए हैं, ये भी ओरिजिनल नहीं है। अगर आप सही ढंग से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि आधे ऑब्जेक्टिव जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किए हुए हैं, ऐसी चीजें, लेकिन ये चीज पूरी रूप से दिखाई नहीं गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस, पहला ऑब्जेक्टिव रखा हमने न्याय। अब जस्टिस क्या है, सस्टेन वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट जब ही हो पाएगा जब सबको न्याय मिल पाएगा।
तो अब न्याय कितने तरह का, एक होता है सोशल जस्टिस, एक होता है इकोनॉमिक जस्टिस, एक होता है पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो कास्ट वास्ट की बात करते हैं, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 में, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कास्ट ऑफ और नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट रिलीजन, ऐसी बात करते हैं। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो इन दो आर्टिकल से पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस भी है। दूसरा आता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक ग्रुप ऑफ पीपल्स पर ना चली जाए, उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि वेलफेयर स्टेट क्रिएट हो सके। तो ये जो पता चलता है वो पड़ता है डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें कुछ प्रोविजंस है, आर्टिकल 38 है, उससे पता चलता है कि हमारे यहाँ क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस है। तीसरा आता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस होता है कि सभी भारत के जितने भी नागरिक हैं, कोई भी हो, सब समान है, इक्वल है। तो ये आर्टिकल 14 से पता चलता है, जिसे कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये दोनों बात करते हैं किसके, पॉलिटिकल जस्टिस के। अब ये कितने तरह की होगी, 3 तरह की जस्टिस होगी। इसको मैं आगे बताऊं क्वेश्चन कैसा है। दूसरा अगला होता है लिबर्टी। लिबर्टी क्या है, लिबर्टीज आप कोई भी चीज करो लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगेगी, ठीक है। फ्रीडम नहीं है, फुल रूप से फ्रीडम नहीं है, आपको अंडर द लॉ या अंडर द एम्बिट ऑफ द लॉ काम करना पड़ेगा। तो लिबर्टी कितने की है, आप सोचने की लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ऊपर की 3 लिबर्टी आर्टिकल 19 को दर्शाती है, अगर आप सही ढंग से देखोगे। नीचे की 2 लिबर्टी आर्टिकल 25 रिलीजन से दर्शाती है। तो इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ जो लिबर्टी है, आप पूजा पाठ कैसी करिए, किसी को मानिए, किसी को कैसे ही पूजा करिए, किसी भगवान को मानिए, भगवान से कैसे ही जुड़िए, सरकार इसमें कुछ नहीं बोलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्रीडम देता है। ये जो लिबर्टी है ये है 5 तरह की, ठीक है। अगला आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को हमने ज्यादा फैसिलिटी दे दी, प्रिविलेज दे दी, तो इसमें क्या है कि वेलफेयर स्टेट नहीं बन पाएगा। तो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए आपको दोनों को इक्वल रखेगा, इक्वल रखना होगा, ठीक है। आपको किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को ज्यादा फैसिलिटी नहीं देनी होगी। तो इसमें क्या 2 तरह की होती है, या तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस आर्टिकल 18, जिसके द्वारा आपने देखा होगा 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने जो लाल बत्ती होती है वीआईपी कल्चर वाली, वो रेड बैकऑन हटवा दी थी। तो इससे क्या होता है, वो एक स्टेटस क्रिएट किया, इक्वल स्टेटस, तो वो इक्वलिटी की बात करता है। दूसरा आता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आप जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें सभी भारतीय लोग सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एलिजिबल होने चाहिए, एलिजिबिलिटी कम से कम फॉलो करें। और आपको कोई ऐसे मना नहीं करेगा कि आप भारत के उस हिस्से में रहते हो, या आप ये कास्ट के हो, या आप इस धर्म के हो, ऐसा मना नहीं करेगा। तो उसे बोलते हैं आर्टिकल 16। दूसरा वोट करने का अधिकार आर्टिकल 326, ये भी अपॉर्चुनिटी में होता है, कोई आपको वंचित नहीं रख सकता, वोट करने से कोई आपको मना नहीं कर सकता, ठीक है। बेशर्त लिमिटेशंस है कि अगर आपने कोई कानून तोड़ा है तो आपको वोटिंग का राइट थोड़े दिन के लिए हो सकता है मना कर दिया जाए, ठीक है। अगला आता है, ये कितने तरह की है, 2 तरह की। अगला आता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, जिसे कहते हैं ब्रदर, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ये प्रमोट करता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। आप भाईचारा रहोगे तो एक दूसरे की डिग्निटी मेंटेन करके रखोगे, बेशक किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को, किसी चीज के भी हो, तो आपको इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन करनी है। इससे क्या होता है, नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनी रहती है। ये चीज कहां से पता चलती है कि भारत के संविधान में फ्रेटर्निटी वर्ड है, ये पता चलता है फंडामेंटल ड्यूटीज से। फंडामेंटल ड्यूटीज से पता चलता है फ्रेटर्निटी है, ठीक है। फ्रेटर्निटी कितने की है, 1 तरह की है। अब ये मैंने 3, 5, 2, 1 क्यों लिखा, यूपी पीसीएस वालों ने एक बार क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेम्बल, और ऑप्शन ऐसे दिए 5, 3, 2, 1, 3, 5, 2, 1, 1, 2, 5, 3, और अगला ऑप्शन दिया 2, 5, 3, 1, ऐसे ऑप्शन दिए। तो बच्चे समझ नहीं पाए कि ये क्या था। आपको पता ऑब्जेक्टिव्स है, इतना क्लियर हो गया। जब ऑब्जेक्टिव्स और प्रेम्बल्स हैं तो पहले सबसे पहले वर्ड है जस्टिस। जस्टिस 3 तरह की होती है, तो सीधा जाइए 3। इस तरह से क्वेश्चन वो पूछा था जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। तो ऑब्जेक्टिव से सबसे टिपिकल क्वेश्चन अभी तक तो यही आया है कि उन्होंने इस हिसाब से पूछ लिया।
लेकिन यूपीएससी या अदर एग्जाम जो होंगे वो बड़े इजीली पूछ लेते हैं। ठीक है, अब आपको सोर्स ऑफ अथॉरिटी आपका हो गया, बेसिस ऑफ गवर्नेंस हो गया और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट हो गया। अब पढ़ते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल।